हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। मैं एक पीएचडी वायरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हूँ और मैंने नंबर ऑफ वायरसेस के साथ काम किया है। अभी मैं वैंकूवर के कनाडा के वैंकूवर शहर में क्लिनिकल लैब डायरेक्टर हूँ, जहाँ हम डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग करते हैं और उसमें से कोविड भी है। तो पहले तो मैं आपको थैंक्स करता हूँ जो मेरा आपने पिछला वीडियो देखा, जो कि फोकस था ब्रेक द चेन पे, और उसमें मैंने समराइज किया था कि किस तरीके से जो नए स्ट्रेन्स हैं वो ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं यंगर पॉपुलेशन को, जो कि 35 से 40 प्लस का है। और वायरस का पॉसिबली जो ट्रोपिज्म है, यानी जो इन्फेक्शन करने का ढंग है, वो लंग्स से हटके लंग्स के अलावा और हिस्सों पे भी हो सकता है, जैसे लीवर है, किडनी है और हार्ट है। तो उसका एक पॉसिबल लिंक बनता है। तो मैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको आप देखें। और ये सारे वीडियो मैं क्लियर करता हूँ कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ और बहुत सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में बना रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, सभी से शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, या आप चाहते हैं कि कोई एक अलग वीडियो बनाया जाए किसी टॉपिक पे, तो आप उसको भी डाल दें और मैं उसको डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अब एक सिनेरियो में, अगर आपने जो पेरेंट्स पिछली बार बताया था कि सारे प्रिकॉशंस भी रख लिए, बट सडनली आपको ऐसा लगता है या आपके किसी फैमिली मेंबर को लगता है कि सडनली कोई सिम्टम ऐसा जो कि पहले नहीं था वो आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो मेरा वीडियो जो ये वाला है वो इसमें है कि अगर आपको सिम्टम आ गया तो आपको क्या करना है। तो एक तो सबसे पहली बात मैं इसको बता दूं कि अगर किसी को सिम्टम आता है तो प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज्यादा लोग अभी भी ये कहते हैं कि उनको कोरोना नहीं है या नहीं हो सकता। तो वो सोचते हैं कि जैसे उनको फ्लू है, गला खराब है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप कोविड के दौरान वहां रह रहे हैं, जब आपके पड़ोस में अगर कोविड फैला हो, या आप किसी कोविड के आदमी के साथ रह रहे हैं जिसकी आप उसको उसको उसकी सर्विस कर रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपके फैमिली मेंबर में है, उसको आप सपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर आपको इस तरीके की कोई कंडीशन है, जो मैं आगे बताऊंगा सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो अगर उनमें से है तो आप बिल्कुल ये मान के चलें कि आपको मोस्ट लाइकली कोविड ही है, और उसको उसी तरीके से ट्रीट करें अनटिल एंड अनलेस ये पता चल जाए कि ये कोविड के अलावा कुछ और है। सो ये बहुत जरूरी है कि हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है ये पक्की तरीके से गांठ बांध ले कि उसको अगर कोई भी सिम्टम जो मैं बताने जा रहा हूं अगर वो है, तो वो पूरी तरीके से अब उसको स्प्रेड को रोकने के लिए जो उसको आइसोलेशन करना है और टेस्ट कराना है और नेसेसरी प्रिकॉशंस रखनी है। ये बहुत जरूरी है। इससे ही आप कोविड की चेन को ब्रेक करेंगे, आप खुद को भी डेंजर में नहीं डालेंगे और आपके साथ में रहने वालों को भी डेंजर नहीं डालेंगे। तो अब मैं इस पर बात करूंगा कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो आप एक फैमिली में रह रहे हैं, आपने अपने आप को प्रिकॉशन रखा है, लेकिन सडनली सिम्टम आ गया, अब आपको उसका रीजन नहीं पता, तो अब आप उसको कैसे हैंडल करें। तो मैं आपको सीडीसी गाइडलाइन के हिसाब से बताता हूं कि जो कॉमन सिम्टम्स कोरोना वायरस के हैं उनमें फीवर मतलब बुखार आना, ठंडक, चिल, कॉफ, ड्राई कफ भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग जिसको भी बोलते हैं, या बहुत टायर्डनेस लगेगी, आपको बहुत लगेगा कि आप बहुत थके हुए हैं, और गले में खराश, सोर थ्रोट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सोर थ्रोट, मसिल है, और हेडेक, कई लोगों को सर में दर्द होता है, और एक फीचर इसमें लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है, एक भी सिम्टम है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आइसोलेट कर जाना है इमीडिएटली और टेस्ट कराना है, और तीसरा नेसेसरी प्रिकॉशंस रखनी है। तो इमीडिएटली आपको एक भी सिम्टम मिलता है, आपको आइसोलेशन इमीडिएटली करना है। अब इन सिम्टम के आने के बाद आपको टेस्ट कराना है। तो टेस्ट कराने के लिए मैं भी बताता हूं आपको जो मेजर टेस्ट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है आरटीपीसीआर, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में वही कराया जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको देखेंगे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, आप आरटीपीसीआर का टेस्ट करने जाते हैं, या आपने सैंपल दे भी दिया तो उसके बाद आपका टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी होती। तो मैं आपको अल्टरनेटिव टेस्ट भी बताऊंगा जो हेल्प कर सकता है आपको इन द मीन टाइम जब आप आरटीपीसीआर का वेट कर रहे हैं। तो बट इन एनी केस इसमें आपको जो 3 चीज मैं बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है, और उसका रीजन ये है आइसोलेशन और टेस्टिंग और अपने आप का प्रिकॉशंस रखते हुए ध्यान रखने का। उसका रीजन ये कि जितनी जल्दी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, जितनी जल्दी आप डायग्नोस करेंगे कि आपका कोविड है, तो उतनी जल्दी ही आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उतनी जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। तो
इसलिए आपको सबसे पहले जो कराना है वो डायग्नोस्टिक करानी है। तो अब जो जैसे मैंने बताया कि कई बार टेस्टिंग रिपोर्ट देर हो रही, डिले हो रही, तो उस दौरान आपको क्या करना है? उस दौरान आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जब आप आइसोलेशन में हैं तो आपको हर दिन अपने साइन जो वाइटल साइंस हैं उनको मॉनिटर करना है। वाइटल साइंस में क्या है? टेम्परेचर है, पल्स है, बीपी, शुगर, हार्ट रेट और कोई भी और ऐसा सिम्टम जो आपने पहले फेस नहीं किया है। तो जो आप घर में रख के अपने आप को कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये जो सिम्टम है जब तक आप रिपोर्ट नहीं मिल जाती उसको आपको ऑब्जर्व करते रहना है। और अगर आपको जरा से भी लगता है कि आपका सिम्टम जो है चेंज हुआ है, वार्निंग साइन है आपको, जैसे आपको एकदम से ब्रीदिंग ट्रबल हो रही है या आपको पेन और प्रेशर लगता है चेस्ट में, या आजकल कोविड में कंफ्यूजन भी एक वार्निंग साइन है, तो अगर इनमें से आपकी स्किन या पैर का तलवा या ब्लू कलर स्किन होने लगती है या येलो स्किन होने लगती है, स्किन टोन बदलने लगता है, तो ये वार्निंग साइन है। आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी में जाना है और वहां जाके डॉक्टर से बात करनी है। तो ये बहुत जरूरी है। तो अपने को आइसोलेशन में रखिए, कांस्टेंट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अब आते हैं कोविड की टेस्टिंग पे। तो कोविड की टेस्टिंग में जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो पीसीआर या आरटीपीसीआर या कोक्यू पीसीआर भी है। तो अब ये क्वेश्चन है कि इसको कब कराएं? तो कराने के लिए जनरली जब आपका सिम्टम शुरू होता है तो एक दिन में अगर आप कराते हैं तो आपका जो वायरल लोड है बहुत कम होता है, तो आपको हो सकता है कि आप मिस कर जाएं। तो बेस्ट टाइम 3 से 7 दिन के लिए कराने का है। अब मैं बता दूं जो पीसीआर है वो 100% स्पेसिफिक टेस्ट है। मतलब अगर आपका पीसीआर का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप ये 100% श्योर हो जाएं कि आपका पीसीआर आपको कोविड है। बस 30% केसेस में यह फॉल्स नेगेटिव होता है, इवन 40% केसेस में, क्योंकि अब नए नए कोरोना वायरसेस के स्ट्रेन आ रहे हैं तो उस केसेस में भी मिस हो रहा है। प्लस इसके अलावा अगर आपका वायरस टाइटर आपका बहुत कम है, मतलब वायरस की क्वांटिटी आपकी बॉडी में कम है, तो भी मिस हो सकता है। तो उस कंडीशन में 30 to 40% केसेस में आपका ये फॉल्स नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वायरस है पर आपका रिजल्ट पीसीआर में रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको मालूम है क्या करना है इस टेस्ट से। नेगेटिव आ गया पर अगर सिम्टम बने हुए हैं और टेस्ट नेगेटिव आया तो आपको आइसोलेशन में रहना है, 14 डेज का ड्यूरेशन पूरा करना है, हर दिन अपने आप को मॉनिटर करते रहना है, जो मैंने पैरामीटर्स बताए उसकी बेसिस पे, क्योंकि आपका ये चांस हो सकता है कि 30 to 40% में आप हो और आपके केस में वो मिस हो गया। तो आप उसमें एक चीज और कर सकते हैं कि हर जब आपका नेगेटिव आ गया उसको 2 दिन छोड़ के दोबारा से पीसीआर टेस्ट के लिए बुक करा लें, ताकि अगर किसी वजह से 30-40% में आपका मिस हो तो सेकेंड टाइम कराने पे वो पता चल जाए। बहुत जल्दी मैं बता दूं, सीटी वैल्यू जो आती है, जो आपको एक नंबर मिलता है जब आप पीसीआर कराते हैं, वो एक कट ऑफ होता है। 35 से 37 की जो है वो एक नॉर्मल रेंज है, और जब आपकी सीटी वैल्यू लोअर होती है जैसे 20-22, तो इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा वायरस है। और अगर आपकी सीटी वैल्यू 37 के करीब है या 35 के करीब है, जैसे 32-31, तो इसका मतलब आपके अंदर वायरस लोड कम है। पर उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके अंदर वायरस कम है, आप कम फैला सकते हैं। आप पॉजिटिव हैं अगर आपकी 35 से 37 से सीटी वैल्यू, जो कि वायरस की रेप्लिकेशन वैल्यू है या इसको साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बोलते हैं, वो अगर आपकी 35 से 37 के अंदर में है तो आप पॉजिटिव हैं। जो आपकी वैल्यू एक बार अगर आपने कराई है तो वो आपका उस दिन का स्नैपशॉट है, जब आपका सैंपल लिया गया था उस दिन आपका वायरस टाइटर इतना था, बस। इसके अलावा ये नहीं बताता कि आपका वायरस आपका जो है वो स्प्रेड करने का रेट कम है अगर आपका सीटी वैल्यू ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये सिर्फ तभी बता सकता है अगर आप अपने पीसीआर टेस्ट को हर दूसरे दिन पे कराएं, तो आप अपनी एक बेसलाइन सीटी वैल्यू जो पहले दिन मिली उससे कंपेयर कर सकते हैं कि सेकेंड डे थर्ड डे में सीटी वैल्यू में क्या चेंज आया। तो वो एक मेथड हो सकता है कि आप अपने आप को मॉनिटर कर सकें। तो एक तो पीसीआर की बात हो गई। दूसरी चीज है जो आजकल ब्लड बायोमार्कर टेस्ट। तो ब्लड बायोमार्कर टेस्ट में अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, तो ये जो पीसीआर है डायरेक्टली वायरस को डिटेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन मार्कर के ऊपर बनाए गए हैं ब्लड टेस्ट जो आपके इन्फ्लेमेशन को बताते हैं बॉडी में, जो कि सेकेंडरी डैमेज जो क्रिएट करता है वायरस उसको डिटेक्ट करते हैं। तो अभी के समय में सीआरपी एक बहुत अच्छा इन्फ्लेमेशन मार्कर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिससे आप एक सूजन को रूल आउट कर सकते हो कि बॉडी में सूजन है या इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, जो कि कोविड के दौरान है। तो कोविड के दौरान अगर अपना आप सीआरपी टेस्ट कराते हैं और आपका अगर 0 से 8 के बीच में आता है तो वो नॉर्मल सीआरपी है, 9 से 25 के बीच में आता है तो माइल्ड है, और 26 से 80 के बीच में आता है तो मॉडरेट है, और 100 से ऊपर सीवियर है।
तो अब क्या है, इससे आप देख सकते हैं कि आप किस सीआरपी में आपका कहां पर है। अगर आपके अंदर लेट से 26 से 80 के बीच में कहीं आया, तो मतलब यह है कि आपका वो सूजन या इन्फ्लेमेशन वायरस कॉज कर सकता है। अब प्रॉब्लम इस केस में ये है कि आपको पहले का बेसलाइन नहीं पता है, टेस्ट आपने कोविड के होने के पहले सीआरपी टेस्ट नहीं कराया था। तो सीआरपी बहुत सेंसिटिव टेस्ट है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, तो ये बहुत सी चीजें और बॉडी में जो हो रही है उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। तो इस वजह से आपको एक बेसलाइन लेनी है। जैसे आपने सीआरपी टेस्ट 5वें दिन पे कराया, तो आप 6ठे 7वें दिन पे दोबारा कराएं, 9वें दिन पे 8वें दिन पे दोबारा कराएं, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, डैमेज प्रोग्रेस कर रहा है, या अगर आपने उस दौरान कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है तो वो आपका हेल्पफुल है या नहीं। तो इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर आप जो है इसको अपनी डिजीज को मॉनिटर कर सकते हैं। जनरली अगर आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, यानी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन है, तो आपको वो इंजेक्शन दे सकते हैं डेक्सामेथासोन का, स्टेरॉइड का, जो कि बहुत यूजफुल है और उसको डाउन कर सकता है। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि सीआरपी टेस्ट जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन बता रहा है उसको समझे और वो अगर पॉसिबल हो तो कराएं। कई बार केसेस में ऐसा है कि ये बेस्ट तो कोरिलेट करेगा पीसीआर के साथ, पर अगर पीसीआर टेस्ट किसी वजह से डिले भी हो रहा है तो फिर भी आप सीआरपी टेस्ट करा सकते हैं और उसको दूसरे या तीसरे दिन दोबारा करा के देख सकते हैं कि वो बढ़ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेमेशन यानी इनडायरेक्टली वायरस के कॉज के जो डैमेज कॉज कर रहा है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत सतर्कता रखनी है। तो ये एक हो गया। इसके बाद एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट भी चल रहा है। वो रैपिड एंटीजन टेस्ट बेसिकली उसमें एंटीबॉडी कोट होती है और नैक से निकाल के उसको सीधे नेजल स्वैब को उसके साथ टेस्ट किया जाता है रैपिडली। अगर आपको पॉजिटिव है तो उसी वक्त दिख जाएगा, नेगेटिव है तो पता लगे। इसलिए का प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे डालते हैं आप 2 ड्रॉप यूरिन की और आपको पता लग जाता है। तो ये बहुत फास्ट है, पर इसकी जो लिमिटेशन है वो ये कि स्पेसिफिक और सेंसिटिव नहीं है। मतलब ये बहुत श्योर नहीं बताएगा, केसेस मिस भी हो जाएंगे। अगर आपको कोविड है तो भी मिस हो जाएगा और आपको कोविड नहीं है तो पॉजिटिव आ सकता है। तो इसकी यूटिलिटी जनरल टेस्टिंग में पीसीआर के इक्विवेलेंट नहीं। पीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड बेस्ट टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट बेस्ट टेस्ट नहीं है। पर इसकी जरूरत क्या है, जब लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पेशेंट क्रिटिकल केयर में है, तो इमीडिएटली उसकी नाक से निकाल के चेक करके, क्योंकि उसको तुरंत मेडिसिन देनी है, तो ये उसके साथ ही करना है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ और टेस्ट आप करा सकते हैं, जैसे सीबीसी ब्लड टेस्ट का आप पूरी बॉडी पूरा कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल देख सकते हैं। ईएसआर जनरली इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, वो बढ़ा घटा है वो देख सकते हैं, नहीं कितना चेंजेस आए हैं उसमें। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं। और स्पेसिफिक ऑर्गन रिलेटेड, जैसे कि आपको कार्डियक ट्रोपोनिन कर सकते हैं, जिसमें आप हार्ट का फंक्शन, रीनल के लिए देख सकते हैं, कोगुलेशन डी डायमर देख सकते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट ले सकते हैं। तो मैं इसके बारे में पोस्ट कोविड केयर के बारे में जब बात करूंगा तो ज्यादा बताऊंगा कि पोस्ट कोविड केयर में आपको जब वायरस चूंकि और ट्रोपिज्म चेंज कर रहा है तो आपको किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स को मॉनिटर करना है। और लास्ट एक चीज और है सीटी स्कैन, जिसपे काफी बात चली। तो सीटी स्कैन 5 से 7 दिन में आप करा सकते हैं, अदरवाइज ये मिसलीडिंग हो सकता है। और मेनली ये यूजफुल है कि आपकी लंग्स की कंडीशन क्या है उसको देखने के लिए। इन केस अगर आपका पीसीआर डिले हो रहा है या अवेलेबल नहीं है आपको, तो आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टेस्ट में आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इसके बाद जो बचता है, अगर आपको किसी वजह से डिले हो रहा है या नहीं आ रहा है रिजल्ट और आपको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेली कॉन्फ्रेंस करें, उनसे सजेशन लें और अपने ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूं इनको मॉनिटर करते रहें, अपनी इनके जो वाइटल साइंस से मॉनिटर करते रहें। और आप इनसे प्रोग्रेशन भी डिजीज का देख सकते हैं, जैसे बताया सीआरपी के थ्रू या और अदर ब्लड ब्रेन मार्कर के थ्रू। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको इसको जब आप आइसोलेशन में हैं तो आपको वायरस में कांटेक्ट ट्रांसमिशन, किसी से कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन ना हो, ड्रॉपलेट के थ्रू ना हो, एयरबॉर्न के थ्रू ना हो, ये सारे प्रिकॉशन रखने हैं। जैसे कि आपको मेक श्योर करना है कि 6 फीट की दूरी हो वायरस में एक दूसरे के बीच में जो इन्फेक्टेड पर्सन है वर्सेस आपके बीच में जब आप डील कर रहे हो, क्योंकि वायरस कुछ घंटों तक टिक सकता है एयर में भी और सरफेस पे भी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको पूरी प्रिकॉशन जब आप डील कर रहे हो, आप खुद इन्फेक्टेड है या नहीं भी हैं, अगर आपका सिम्टम है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आया हुआ है और आप आइसोलेशन में, तो ये सारी ध्यान आपको रखना है। तो बहुत सारी प्रिकॉशन इसको आपको मेंटेन करनी है। एक लास्ट बात ये कि वायरस जो होता है इनिशियली जब इन्फेक्ट करता है तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, और जब वायरस खत्म हो रहा होता है यानी कि 14 दिन के आसपास होता है तो अपना दूसरा होस्ट ढूंढता है। तो जब आपको इन्फेक्ट किया हुआ है तब उसको दूसरा एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, या जब आप 14 दिन बाद ठीक होने लगे तो आपसे उसका काम हो गया,
तो अब उसको अगल बगल के लोगों को इन्फेक्ट करके नए ढंग से प्रोपेगेट करना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा वायरस फैलेगा तो पहले शुरू के दिनों में या 13 से 14 दिन के बाद में। जो पेशेंट है कोविड का वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएगा। तो आप सभी फैमिली मेंबर को ये एक ध्यान देना है, पूरी तरीके से अटेंशन पे करना है कि आपको उस दौरान एक्स्ट्रा केयर रखनी है, ठीक है? उस दौरान एक्स्ट्रा केयर रखनी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फोकस करूंगा वो वेरिएंट, वैक्सीन और पोस्ट कोविड मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।